Hello everyone, I welcome you all at the Savil's classes. So now I, Anupama, in this lecture will be continuing with the previous year question paper of Master Cadre English exam. और पहले वाली वीडियो में आप देख ही चुके हैं, हम 75 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं 2017 के मास्टर केडर के एग्जाम के। और अब ये पार्ट 2 रहेगा हमारा उसी सेम ईयर के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी मिस ना हो, उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड भी है इंफॉर्मेशन। हमारे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप्स चल रहे हैं, बने हुए हैं, तो आप अपना नाम और मास्टर कीडर का सब्जेक्ट जो है टाइप करके मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज दीपक सर के नंबर पे, जहां पे आपको टाइम टू टाइम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। वीडियोस के, हमारे जो एमसीक्यूज वगैरह के वीडियोस के लिंक भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे और पीडीएफ्स वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 76। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, हु इज द ऑथर ऑफ फेलिक्स होल्ट? चार्ल्स डिकिंस, बेन जॉनसन, मैरी लैम या जॉर्ज इलियट? तो बड़ा ही फेमस अगेन ये नॉवल है जॉर्ज इलियट का, फेलिक्स होल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to whom is the series of lectures entitled On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History attributed? किसका वर्क है ये हीरोज ऑन हीरो वर्शिप, हीरोइक इन हिस्ट्री? थॉमस कार्लाइल, चार्ल्स लैम, एफ.आर. लीविस या ली हंट? तो ये बड़ा ही फेमस नॉन फिक्शन सीरीज ऑफ लेक्चर्स की कलेक्शन बिलोंग करती है थॉमस कार्लाइल को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग्स द क्रिटिक्स pointed to the elusive smile of Mona Lisa in his or her critical work? किस क्रिटिक ने जो है मोनालिसा की इल्यूसिव स्माइल के बारे में बात करी अपने क्रिटिकल वर्क में? मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूइस, एफ.आर. लीविस, वॉल्टर पेटर या आई.ए. रिचर्ड्स? तो ये डिस्कशन करी है वॉल्टर पेटर ने, ठीक है, जो उन्होंने वर्क लिखा है लियोनार्डो दा विंची के बारे में, उसमें उन्होंने डिस्कशन करी है मोनालिसा की जो एक जो है सस्पेंस से भरी हुई जो इल्यूसिव स्माइल है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 79, जॉन रस्किन वॉज अ पोएट, एन आर्ट क्रिटिक, अ प्लेराइट या अ पेंटर? तो इनको बेसिकली जाना जाता है, जॉन रस्किन को, एक आर्ट क्रिटिक के तौर पे। ठीक है, इन्होंने अपना जो वर्क जो है लिखे, ठीक है, तो इनको एक आर्ट क्रिटिक के तौर पे अनटू दिस लास्ट इनका फेमस वर्क माना जाता है सबसे ज्यादा। बट कुछ और वर्क्स जो हैं इनके, वो एक क्रिटिक के तौर पे इन्होंने लिखे हैं, सो इज बेटर कॉल्ड एन आर्ट क्रिटिक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80, विच फेमस इंडियन डिड जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉन रस्किन से ये इंडियन, जिन्होंने इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, तिलक या अंबेडकर? तो वो इंडियन जो रस्किन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे, इस महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट ने बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया था महात्मा गांधी को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 81, Marius the Epicurean is a historical novel by Marius the Epicurean, थॉमस हार्डी, मे सिंक्लेयर, मार्क रदरफोर्ड या वॉल्टर पेटर? तो बच्चे ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है लिखा हुआ वॉल्टर पेटर का। ठीक है, अगेन ये भी एक क्रिटिक के तौर पे बेसिकली जाने जाते हैं, लेकिन ये एक नॉवल, ठीक है, लिखा हुआ वॉल्टर पेटर का, मारियस द एपिक्यूरियन। ओके। क्वेश्चन नंबर 82, Unto this last by John Ruskin is an effort to uphold a rationalistic thought,
look toward the ancient times for a solution to resolve modern problems, explain Platonic philosophy, apply basic Christian values to a mechanized urban civilization. तो क्या कोशिश करी है unto this last में जॉन रस्किन ने unto this last में कोशिश करी है to apply basic Christian values to a mechanized urban civilization. ठीक है, क्रिश्चियन वैल्यूज को अर्बन सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन पे अप्लाई करने की कोशिश करी है. ठीक है. द 1837 वर्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बाय जॉन थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, मार्क बलोच या सार्त्रे. हाँ जी, तो ये फेमस एक वर्क फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है थॉमस कार्लाइल को. ठीक है, जिससे इंस्पायर होके डिकिंस ने अपना अ टेल ऑफ टू सिटीज भी लिखा था. ठीक है, इसी वर्क से इंस्पायर होके डिकिंस ने अपना अ टेल ऑफ टू सिटीज भी जो है बड़ा ही फेमस नॉवल डिकिंस का जो उन्होंने लिखा था. ठीक है, उसमें उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिपिक्ट भी करा है, जो पेजेंट्स के रेवोल्यूशन के जरिए उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी डिपिक्ट करा है. क्वेश्चन नंबर 84. स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रिनेसेंस इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय. सिर्फ इसको रिनेसेंस नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये. किस राइटर का वर्क है लेकिन ये? वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, W.B. येट्स या जॉन रस्किन. सो इस जो कलेक्शन ऑफ एसेज के राइटर हैं वॉल्टर पेटर, जिसमें इन्होंने एस्थेटिसिज्म की बात करी है, आर्ट फॉर आर्ट सेक की फिलॉसफी की भी बात करी है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 85. द फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट थ्रू हिज वर्क मिनिस्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर वाज एज अ प्लेराइट, अ नॉवेलिस्ट, एन एसेइस्ट या पोएट. तो पहली जो रिकॉग्निशन, पहली जो पॉपुलैरिटी वॉल्टर स्कॉट का जो वर्क था मिनिस्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर उन्होंने लिखा. ठीक है, लेकिन उस वर्क के जरिए ये कैसे, किस तौर पे फेमस हुए? एक प्लेराइट के तौर पे, एन एसेइस्ट, अ नॉवेलिस्ट और अ पोएट. हाँ जी, तो वो फेमस हुए बेसिकली इस जो है मिनिस्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर के साथ एक जो है प्लेराइट के तौर पे. राइट, एक प्लेराइट के तौर पे मिनिस्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 86. एंड द क्वेश्चन नंबर 86 इज नेम द क्रिटिक who saw the worth of the individual talent of a poet within the encompassing poetic tradition running into the ancient past. ठीक है जी, तो ये जो एक क्वेश्चन है बच्चे 85 नंबर वाला आप करेक्ट कर लीजिए. ये आंसर की में ही जो है गलत दिया हुआ है बच्चे. ये एक पोएट के तौर पे फेमस किया था. ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ बैलेड्स है. ठीक है, तो ये आंसर की में ही क्वेश्चन गलत दिया हुआ है. ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बैलेड्स. ठीक है, तो एक पोएट के तौर पे फेमस हुए थे वॉल्टर स्कॉट अपने इस वर्क के साथ. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 86. सो नेम द क्रिटिक who saw the worth of the individual talent of a poet within the encompassing poetic tradition running into the ancient past. देखो आपको ऐसे का टाइटल इस पूरी लाइन में मिल रहा है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. तो ये किस राइटर का ऐसे है? W.B. येट्स, जॉन मिल्टन, T.S. Eliot या स्वाइनबर्न. सो दिस essay is written by T.S. Eliot. ठीक है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें उन्होंने ये बात करी कि एक राइटर को ट्रेडिशन को भी फॉलो करना चाहिए. ठीक है, कि क्लासिक्स को भी फॉलो करना चाहिए, बट साथ ही साथ इंडिविजुअल टैलेंट की वैल्यू के बारे में भी बात करी. ठीक है, तो ये ऐसे लिखा है T.S. Eliot ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 87. गोड बोले इज अ कैरेक्टर इन हावर्ड एंड, अ पैसेज टू इंडिया, कूली,
या मालगुडी डेज? हाँ जी, तो किस नॉवल का कैरेक्टर है गोडबोले? पैसेज टू इंडिया, राइट? E.M. फॉस्टर का नॉवल पैसेज टू इंडिया, जिसमें गोडबोले जो एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गोडबोले, ठीक है, पैसेज टू इंडिया में से लिए गए ये कैरेक्टर हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के साथ। Besides being a poet, W.B. Yeats also became famous for his contribution to journalism, music, poetic drama या इकोनॉमिक्स? हाँ जी, तो W.B. Yeats एक फेमस पोएट तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो है उन्होंने और किस चीज को जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था? जर्नलिज्म में, राइट, म्यूजिक में, पोएटिक ड्रामा में या इकोनॉमिक्स में? किस चीज में उन्होंने जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी जो है वो रही है? ठीक है, तो इस चीज का जवाब बच्चे है कि ये ऑप्शंस में एक्चुअल में जो है थोड़ी सी गड़बड़ जो है दी हुई है। ठीक है, कि क्योंकि आंसर की में करेक्ट किया हुआ है पोएटिक ड्रामा, तो पोएटिक ड्रामा जो कंट्रीब्यूशन रही है वो टीएस इलियट की रही है, डब्ल्यू.बी. येट्स की नहीं रही है। ठीक है, पोएटिक ड्रामा को रिवाइव करने का जो कंट्रीब्यूशन और जो एक मतलब क्रेडिट जाता है वो टीएस इलियट को जाता है। ठीक है, तो जर्नलिज्म में भी डब्ल्यू.बी. येट्स का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। ठीक है, म्यूजिक में फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, पोएट होने के नाते म्यूजिक में भी कंट्रीब्यूट करा है। देन इकोनॉमिक्स में भी उनका कोई खास जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। पर अगर हमारे पास यहाँ पे होता क्वेश्चन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो क्योंकि वो सेनेटर रहे थे तो दैट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये पेपर इवैल्यूएट हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को पक्का ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि ये चारों ऑप्शंस ही इस पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो पॉलिटिक्स वुड हैव बीन द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 89 के साथ आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल इज अ क्रिटिकल वर्क बाय। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल जो कि एक नॉन फिक्शन वर्क है, किसका वर्क है ये? टेड ह्यूग्स, जोसेफ कॉनरेड, E.M. फॉस्टर या वर्जीनिया वुल्फ? तो बच्चे इस क्रिटिकल वर्क के राइटर हैं E.M. फॉस्टर, राइट? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल के नॉन फिक्शन वर्क के राइटर हैं E.M. फॉस्टर। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द टाइटल सबटाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज टेस्ट ऑफ द डर्बेविलिस? जिस नॉवेल के लिए बहुत क्रिटिसिज्म मिली हार्डी को, जिसकी कॉपीज पे कॉपीज जो है जलाई गई, ठीक है, लास्ट सेकंड नॉवेल थॉमस हार्डी का। ओके, सो इसका सब टाइटल है प्योर वुमेन, रूरल वुमेन, द वुमेन या क्रिश्चियन वुमेन? तो सब टाइटल है इसका बच्चे प्योर वुमेन, राइट? क्वेश्चन नंबर 91, विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड लाइज इन द बैकग्राउंड ऑफ हार्डीज नॉवल? हार्डी के नॉवेल्स की सेटिंग बेसिकली क्या है वो हम सब जानते ही हैं, दैट इज वेसेक्स। जैसे आर के नारायण ने मालगुडी अपना रीजन क्रिएट करा था, तो हार्डी ने वेसेक्स को एज अ बैकग्राउंड यूज किया है, अपने नॉवेल्स में एज अ सेटिंग यूज करा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, which work of anthropology did T.S. Eliot use for writing his famous poem The Wasteland? वेस्टलैंड को लिखने के लिए, ठीक है, किस वर्क को एज अ बेस यूज करा, किस वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को जो है फॉलो किया टीएस इलियट ने? तो बच्चे इसका जवाब है द गोल्डन बाउ, राइट? द गोल्डन बाउ से इंस्पायर होके, ठीक है, ये वर्क जो है वेस्टलैंड जो है क्रिएट करा टीएस इलियट ने, जो कि उनका बहुत ही फेमस, जो कि उनकी बहुत ही फेमस पोयम मानी जाती है। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है बहुत ही जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जो है इंक्लूड भी करा है। ठीक है, और एक्चुअल में ये बुक है फ्रेजर की, जेम्स जी फ्रेजर की। ठीक है,
This book belongs to Fraser, right? Okay, we move on to question number 93. Virginia Woolf is a pioneer in the technique of stream of consciousness, sociological novels, stream of the unconscious और surrealism. तो बड़ा ही इजीली हम इसका जवाब दे सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, इसको इन्वेंट किया था विलियम जेम्स ने, कॉइन किया था. जेम्स जोइस ने सबसे पहली बार यूज किया इसको अपने नॉवल यूलिसिस में. लेकिन वर्जीनिया वुल्फ को फिर पायनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ ने इस टेक्निक को पॉलिश किया. ठीक है, इस टेक्निक को थोड़ा और जो है रीडर्स के लिए इजी बनाया, जबकि इस टेक्निक को यूज करने से राइटर्स डरते थे क्योंकि ये वर्क्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94. जेम्स जोइस वाज फ्रॉम इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड या लंदन? तो जेम्स जोइस आयरिश थे. ठीक है, बेसिकली डबलिन को बिलोंग करते थे, जो कि इनकी शॉर्ट स्टोरीज का टाइटल भी है, डबलिनर्स, राइट? सो ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 95. Psychoanalysis and the Unconscious and Fantasia of the Unconscious are two essays by Sigmund Freud, H.G. Wells, Virginia Woolf या D.H. Lawrence. देखो, पहली बार जब हम पढ़ते हैं ना तो एक माइंड में आता है कि साइको एनालिसिस के बारे में तो सिगमंड फ्राइड ने लिखा है, बट बच्चे ये एक जो ऐसे है साइको एनालिसिस एंड अनकॉन्शियस एंड फैंटासिया ऑफ द अनकॉन्शियस, वो लिखा है डीएच लॉरेंस ने. ठीक है, क्योंकि डीएच लॉरेंस फ्राइड की जो फिलॉसफी है उसको काफी, फ्राइड की जो थियोरी है उसको काफी फॉलो करते थे, राइट? सो दीज आर द एसेज written by D.H. Lawrence. Okay, question number 96. William Golding's Lord of the Flies is set in, जो कि विलियम गोल्डिंग का एक डायस्टोपियन नॉवल है. छोटे बच्चों का जो प्लेन है वो क्रैश करके कहाँ पहुंच का है? इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इन एन अफ्रीकन फॉरेस्ट, ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, इन एन एशियाटिक विलेज. तो बच्चे, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की सेटिंग है एक डेजर्ट आइलैंड, जहां पे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे कुछ बच्चे और जिनका जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है इस आइलैंड पे, और उनको कुछ दिन बिताने पड़ते हैं, और फिर वो कैसे, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, झगड़ते हैं, और उनमें से कई कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 97. एंड गेम इज अ प्ले बाय सैमुअल बेकेट, सिंच, जी.बी. शॉ या डब्ल्यू.बी. येट्स? तो बच्चे, एंड गेम जो प्ले है वो लिखा हुआ है सैमुअल बेकेट का, जो कि बड़े ही फेमस अब्सर्ड राइटर माने जाते हैं. ठीक है, और ये इन्होंने डेडिकेट किया था पैट्रिक मैगी को. ओके, जैसे इन्होंने क्रैप्स लास्ट टेप भी डेडिकेट करा था पैट्रिक मैगी को, ये भी प्ले उन्होंने डेडिकेट करा था पैट्रिक मैगी, जो कि एक एक्टर थे. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 98. एग्जाइल्स इज अ प्ले बाय जेम्स जोइस, ओकेसी, जी.बी. शॉ या इब्सन? तो एग्जाइल्स एक लौता प्ले है जेम्स जोइस का. ठीक है, दिस इज अ प्ले रिटन बाय जेम्स जोइस. ओके, क्वेश्चन नंबर 99. द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क is a play by G.B. Shaw, W.B. Yeats, Harold Pinter या T.S. Eliot? तो बच्चे, ये एक प्ले है T.S. Eliot का लिखा हुआ. The Confidential Clerk is written by T.S. Eliot. Okay, let us move on to question number 100. A Room of One's Own is a work by. देखो, जो मैं पहले भी लेक्चर में बात रिपीट कर चुकी हूँ, मैं उसी पे वापस फोकस कर रही हूँ. हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए एक पेपर के, तो अब आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आपको फोकस करना है वर्क्स की लिस्ट पे. आपको फोकस करना है वर्क्स की लिस्ट पे, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वो आए हुए हैं जिसमें ये पूछा गया कि ये वर्क किस राइटर का है, इनमें से कौन सा वर्क इस राइटर का नहीं है. ठीक है, ये इनमें से कौन सा वर्क इस राइटर का है, या बहुत मेजर वर्क्स में से किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा हुआ है. तो बड़ा ही जो है आसानी से आप ये चीजें कवर अप कर सकते हैं. ठीक है,
सो रूम ऑफ वंस ओन किसका वर्क है? वर्जीनिया वुल्फ का बड़ा ही फेमस अगेन फेमिनिस्ट वर्क, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने बात करी है विमेन से रिलेटेड ही बात करी है। 5 पार्ट्स में इस वर्क को उन्होंने डिवाइड करा है और एक ये बात आगे रखी है कि अगर एक विमेन को राइटर बनना है तो शी नीड्स मनी एंड रूम ऑफ वंस ओन। ओके, क्वेश्चन नंबर 101. The first 2 volumes of Ted Hughes' poem express a simple fascination for the forest, an affinity with the Gothic world, an awareness of the affinities between animal and human life, और none of the above. देखो, हमें पता है कि टेड ह्यूग्स की पोएम्स किसके बारे में होती हैं? एनिमल्स के बारे में। वो एक तरह से कंपैरिजन क्रिएट करते हैं अपनी पोएम्स में एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ के बीच में। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट he creates an awareness of the affinities. affinities मतलब कि क्या similarities हैं, क्या चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 102. Not waving but drowning is a collection of poems by Doris Lessing, Stevie Smith, Matthew Arnold या Samuel Beckett। तो Not waving but drowning is a collection of poems by Stevie Smith. Again, ये भी एक हमारी कंटेम्प्रेरी एज की बड़ी ही फेमस राइटर हैं स्टेवी स्मिथ, राइट? सीमस हीनी इज एन इटालियन पोएट, एंड आयरिश पोएट, अ वेल्श पोएट या एन अमेरिकन पोएट। तो W.B. येट्स के बाद सीमस हीनी इज बिकेम द वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर आयरिश पोएट। ठीक है, W.B. येट्स के बाद सीमस हीनी को सबसे ज्यादा फेमस आयरिश पोएट के तौर पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104. हाई विंडोज इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय फिलिप लार्किन, डोरिस लेसिंग, इवान बोलेन या F.R. लीविस। देखो, वो ऑप्शंस वाली बात मैं आपको फिर से समझाती हूँ। डोरिस लेसिंग नॉवलिस्ट थी, F.R. लीविस जो है एक क्रिटिक थे। तो अब हमारे लिए रह जाता है 50-50 वाली बात हो गई ना अब हमारे पास। तो अब हमारे लिए अगर हमें नहीं पता है तो गेस करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो फेमस पोएट हैं इन दोनों में से, फिलिप लार्किन और इवान बोलेन में से, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस ज्यादा फेमस राइटर्स के ही पूछे गए हैं। अगर हम पहले वाले कुछ क्वेश्चन देखो, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रही, बट पेपर का जो अंदाजा लगाया है वो उस मुताबिक हमें बहुत फेमस राइटर्स में से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फिर हाई विंडोज कलेक्शन ऑफ पोएम्स है फिलिप लार्किन की, राइट? क्वेश्चन नंबर 105. बर्मीज डेज इज अ नॉवेल बाय क्वेस्टलर, थैकरे, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम एम्पसन। अब देखो, यहां पे भी वही बात अप्लाई होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है राइटर, थैकरे हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, विलियम एम्पसन एक क्रिटिक हैं। तो कौन रह जाते हैं? जॉर्ज ऑरवेल, जिन्होंने बर्मा में पुलिसमैन के तौर पे काम करा था। ठीक है, तो बर्मीज डेज के राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन नंबर 106. द पावर इन ग्राहम ग्रीन्स द पावर एंड द ग्लोरी द रीडर एनकाउंटर्स। पावर एंड द ग्लोरी में रीडर का सामना किस चीज से होता है? एंशिएंट अमेरिका, अ लेसर नोन एशियाटिक कंट्री, पोलैंड या वायलेंटली रेस्टलेस मेक्सिको। तो अगेन मैंने आपको ग्राहम ग्रीन के वर्क से रिलेटेड एक बात बोली थी कि ग्राहम ग्रीन के वर्क्स की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सेटिंग्स आप जरूर याद रखेंगे। तो देखो, ना तो ये नॉवल अमेरिका में बेस्ड है, ना किसी एशियाटिक कंट्री में बेस्ड है, ना पोलैंड की सेटिंग है, तो सेटिंग है मेक्सिको की। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? Violently restless Mexico, right? Okay, question number 107. The Golden Notebook is a collection of essay. A Golden Notebook is a collection of essay है, collection of poems है, डायरी है या नॉवल है? हाँ जी, क्या यानर है गोल्डन नोटबुक का? बच्चे, इट इज अ
novel, right? It is a novel, okay? Written by Doris May Lessing, okay? Question number 108. The Four-Gated City is a novel by Doris Lessing, Graham Greene, Salman Rushdie या Stephen Leacock. तो this novel Four-Gated City is written by Doris Lessing. ठीक है जी, Four-Gated City जो novel है वो लिखा हुआ है Doris Lessing का, right? Next we move on to question number 9. Tales from Ovid. 24 Passages from the Metamorphoses is by Ted Hughes, Stevie Smith, Seamus Heaney और इवान बोलन. तो बच्चे ये वर्क बिलोंग करता है. देखिए बार बार हमारे सामने सारे एग्जाम्पल्स इसी चीज के आ रहे हैं दैट वर्क लिस्ट पे हमें फोकस करना है. ठीक है, उनको हमें अच्छे से याद करना है. तो बच्चे दिस वर्क इज रिटन बाय टेड ह्यूग्स, राइट? दिस वर्क इज रिटन बाय टेड ह्यूग्स, जिसमें उन्होंने ओविड के वर्क मेटामॉर्फोसिस में से 24 पैसेजेस उठाए हैं. ठीक है, 24 पैसेजेस उठाए हैं. क्वेश्चन नंबर 110. द प्रोफेसर इज अ नॉवेल बाय डोरिस लेसिंग, वी.एस. नायपॉल, शार्लेट ब्रॉन्टे, जॉनथन स्विफ्ट. अब अगेन यहाँ पे ये चीज हमें याद रखना बहुत इजी है. शार्लेट ब्रॉन्टे का नॉवेल है ये, क्योंकि बहुत थोड़े वर्क्स ही उनके हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 111. Rochester is a character in Bleak House, The Return of the Native, Solitary Reaper or Jane Eyre. So Rochester is a character in Jane Eyre, which is a very famous novel by again Charlotte Bronte, right? And he gets married to Jane Eyre at the end of the novel. Question number 112. In Emily Bronte's Wuthering Heights, Wuthering Heights is the name of a hill, a house, a road or a mountain range. तो Wuthering Heights जो है is the name of a house which actually belonged to Earnshaws, or then the owner becomes Heathcliff becomes the owner, right? Earnshaw जो Heathcliff को अपने घर लेके आते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वो जो है उसका ओनर बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 113. द नॉवेल्स ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे emerged from the life in. शार्लेट ब्रॉन्टे के जो नॉवेल्स हैं, ठीक है, वो किस शहर की लाइफ को जो है डिपिक्ट करते हैं, कहां से पैदा हुए हैं? लंदन, डबलिन, यॉर्कशायर और स्कॉटलैंड. सो द आंसर इज यॉर्कशायर. बच्चे, जिस जगह पे ये सिस्टर्स रही थी, आती जाती रहती थी अपने रिश्तेदारों के पास, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज यॉर्कशायर. क्वेश्चन नंबर 114. हार्ड टाइम्स इज अ बिटर क्रिटिक ऑफ. किस चीज को क्रिटिसाइज करा है हार्ड टाइम्स की कहानी के जरिए चार्ल्स डिकेंस ने? रिनेसेंस, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्यूडलिज्म. तो बच्चे, उन्होंने क्रिटिक किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो बाउंडर बी जैसे कैरेक्टर्स थे वो कैसे ह्यूमंस को मशीन्स की तरह ट्रीट करते थे, हैंड्स मानते थे बस, ह्यूमंस तक नहीं उनको मानते थे. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 115. Deans is the name of a family in The Mill on the Floss, Felix Holt, Tale of Two Cities, Jude the Obscure. तो बच्चे, जो मैगी और टॉम की कजन होती है लूसी डीन, राइट? सो कौन से नॉवेल का पार्ट है ये? मिल ऑन द फ्लॉस. तो डीन्स फैमिली का नाम आता है मिल ऑन द फ्लॉस में, राइट? क्वेश्चन नंबर 116. Charles Dickens was influenced deeply by the writings of Ruskin, Carlyle, Copernicus और Bacon. तो हमारे पास पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वर्क था कार्लाइल का, उससे ही इन्फ्लुएंस होके डिकेंस ने अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा था, राइट? सो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ थॉमस कार्लाइल. ठीक है, थॉमस कार्लाइल से
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे चार्ल्स डिकन। क्वेश्चन नंबर 117, द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस इज द सब टाइटल ऑफ अ novel by Charles Dickens. Which is that novel? Parish Boys Progress. It's very easy. Parish Boys Progress किसका सबटाइटल है? ऑलिवर ट्विस्ट का। ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट, जिसमें ऑलिवर जो है मेन कैरेक्टर है। ठीक है, उसकी जो है लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस, सारी चीज की कहानी है। तो दैट इज व्हाई द सबटाइटल इज द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। Question number 118. Which of the following is a novel by Walter Scott? इनमें से कौन सा नॉवल वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ है? नॉर्थेंजर एबे, टेल्स ऑफ द हॉल, गॉथिक टेल्स और द टेलिस्मैन। देखो, नॉर्थेंजर एबे वी नो जेन ऑस्टन का लिखा हुआ है। ठीक है, टेल्स ऑफ द हॉल या गॉथिक टेल्स कोई वर्क ही नहीं है। So the last one remains is the Talisman, right? Talisman is the novel written by Walter Scott. Now we come to question number 119. Jane Austen's Emma. Jane Austen का novel Emma कब publish हुआ? 1816, 1830, 1835 या 1850? तो ये publish हुआ 1816 में, right? जेन ऑस्टन का नॉवल एमा पब्लिश हुआ 1816 में। ओके, तो आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन हमारे मास्टर केडर के पेड ग्रुप से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज जल्द से जल्द हमारे मास्टर केडर के ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दीपक सर को इस नंबर पे, राइट? Let us move on to question number 120. Principles of Literary Criticism is a critical work by T.S. Eliot, S.T. Coleridge, I.A. Richards या विलियम एम्पसन। तो ये राइटर है, वर्क है बच्चे I.A. Richards का, राइट? The Principles of Literary Criticism is a work by I.A. Richards, right? Question number 121. द सेक्रेड वुड। बच्चे ये यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत प्रिंट हुए हैं पेपर में ही, ठीक है? सेक्रेड वुड जो टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज है, इट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट, एस.टी. कोलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स या विलियम एम्पसन। तो द सेक्रेड वुड बिलोंग्स टू टी.एस. इलियट, राइट? एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 essays. It's a collection of 20 essays. Right? And it is written by T.S. Eliot. Okay. Question number 122. Literary Lapses is a work by F.R. Lewis, Stephen Leacock, Edison और Lamb. तो जो ये वर्क है बच्चे Literary Lapses, it is a work by Literary Lapses is a work by Stephen Leacock. Right? Literary Lapses is a work by Stephen Leacock. Question number 123. The Critical Journal Scrutiny was founded by. Critical Journal Scrutiny जो है उसके फाउंडर कौन थे? F.R. Lewis, Stephen Leacock, Edison या Lamb? तो कौन थे स्क्रूटिनी जो जर्नल, जो मैगजीन है, उसके फाउंडर कौन थे? F.R. Lewis, right? The founder of Scrutiny, the critical journal, was F.R. Lewis. और ये अकेले फाउंडर नहीं थे, इनके साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम था L.C. Knights, राइट? ये अकेले फाउंडर नहीं थे, इनके साथ एक ये भी पर्सन थे L.C. Knights, who was the founder of the journal Scrutiny. Let us move on to question number 124. Who gave the critical term touchstone? बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये touchstone, राइट? किसकी दी हुई टर्म है ये? टी.एस. इलियट, जॉन ड्राइडन, फिलिप सिडनी या मैथ्यू आर्नल्ड? तो बच्चे एक पोएट भी है ये, लेकिन एक फेमस क्रिटिक भी हैं ये, जिन्होंने ये टर्म दी थी टचस्टोन मेथड की. इट वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन हिज एसे स्टडी ऑफ पोएट्री. ठीक है,
स्टडी ऑफ पोइट्री में उन्होंने अपने इस टच स्टोन मेथड की बात करी थी, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 125. A Bend in the River is a novel by V.S. Naipaul, George Orwell, William Golding or Elizabeth Gaskell. So this is a very famous novel written by V.S. Naipaul, right? A Bend in the River novel belongs to V.S. Naipaul. Okay, let us move on to question number 126. William Empson was one of the exponents of. William Empson किस जो क्रिटिसिज्म के स्कूल के साथ जो है रिलेटेड थे और उनको बिगिनर माना जाता है उस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के? फॉर्मलिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म या ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म? तो बच्चे ही बिलोंग्ड टू स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, राइट? न्यू क्रिटिसिज्म के साथ जुड़े हुए थे विलियम एम्पसन. ओके, क्वेश्चन नंबर 127. Who gives the term referential and emotive language? कि लैंग्वेज में भी, ठीक है, रेफरेंसेस होते हैं और इमोशंस होते हैं, ठीक है? सॉशर, चॉम्स्की, आई.ए. रिचर्ड्स और क्लेंथ ब्रुक्स. So these terms referential and emotive languages was given by I.A. Richards. ठीक है, again a very famous critic belonging to new criticism, right? इन्होंने ये टर्म्स को जो है कॉइन किया था, referential and emotive languages. Question number 128. The Birthday Party is a play by. किसका प्ले है लिखा हुआ The Birthday Party? G.B. Shaw, Harold Pinter, James Joyce और Conrad. So बच्चे, this is a famous play by Harold Pinter, right? Harold Pinter again absurd theater को belong करता है ये play, ठीक है? absurd drama है ये, और Harold Pinter Samuel Beckett के साथ एक absurd dramatist, right? Question number 129. Seven Types of Ambiguity is a critical work by Clint Brooks, I.A. Richards, Matthew Arnold और William Empson. इसका critical work है ये Seven Types of Ambiguity, and it needs no introduction. It belongs to William Empson, right? Seven Types of Ambiguity, जिसमें उन्होंने बात करी है कि जो मीनिंग को लेके एम्बिगुअसनेस है वो 7 टाइप्स की हो सकती है, ठीक है? सेंटेंस की, फ्रेज की, वर्ड की, ठीक है? तो इट इज गिवन बाय विलियम एम्पसन. क्वेश्चन नंबर 130. Aziz is a character in the novel A Bend in the River, The Satanic Verses, Coolie और A Passage to India. तो बच्चे, अजीज जो है वो कैरेक्टर जिसपे जो है इल्जाम लगते हैं मोलेस्टेशन के, तो राइटर हैं पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर, जिसमें अजीज के ऊपर एडल जो नाम की लड़की है वो इल्जाम लगाती है मोलेस्टेशन का, ठीक है जी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 131. And the question number 131 is, Joseph Conrad was an English novelist, but he was born in Czechoslovakia, Poland, Romania या इंडिया? कहाँ पे बर्थ हुआ था जोसेफ कॉनरेड का? बच्चे, जोसेफ कॉनरेड को पॉलिश यूक्रेनियन भी बोला जाता है, राइट? सो ही वाज बोर्न इन पोलैंड, ठीक है? उनको पॉलिश राइटर बोला जाता है, यूक्रेनियन भी बोल दिया जाता है, बट बर्थ उनका हुआ था पोलैंड में. ओके, क्वेश्चन नंबर 132. इन विच नॉवल बाय जोसेफ कॉनरेड मार्लो इज अ कैरेक्टर? कौन से नॉवल में जोसेफ कॉनरेड के मार्लो एक कैरेक्टर है? लॉर्ड जिम, अंडर वेस्टर्न आइज, हार्ट ऑफ डार्कनेस और नॉस्ट्रोमो. सो मार्लो इज अ कैरेक्टर इन Heart of Darkness, Joseph Conrad's very famous work Heart of Darkness. हालांकि नरेटर भी है हार्ट ऑफ डार्कनेस के, ठीक है? और जोसेफ कॉनरेड के और भी कुछ वर्क्स हैं जिसमें मार्लो इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नरेटर हु इज नरेटिंग द स्टोरी, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 133. कल्चर एंड एनार्की इज अ वर्क ऑन कल्चर बाय T.S. Eliot, Miss Jessie Weston,
फ्रेजर और मैथ्यू आर्नल्ड? तो बच्चे कल्चर एंड एनार्की इज अ वर्क बाय मैथ्यू आर्नल्ड, राइट? मैथ्यू आर्नल्ड वेरी फेमस क्रिटिक, और टीएस इलियट के लिए बोला जाता है दैट टीएस इलियट वाज द चाइल्ड ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड। सो एक बेस तैयार करा क्रिटिसिज्म का आर्नल्ड ने इलियट के लिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 134, which of the following is not a play by G.B. Shaw? Man and Superman, The Duchess of Padua, Mrs. Warren's Profession, or Candida a Mystery? तो we know it very well that इनमें से कौन सा प्ले जीबी शॉ का नहीं है? It is The Duchess of Padua. Man and Superman belongs to GB Shaw. Mrs. Warren's Profession, जो कि उनका controversial work रहा, Candida a Mystery, they all are works of GB Shaw except The Duchess of Padua. Question number 135. GB Shaw was a Fabian, a communist, a chartist या ट्रेड यूनियनिस्ट? हाँ जी, इनमें से कौन सा जो एक एडजेक्टिव है अप्लाई होता है जीबी शॉ पे? तो बच्चे जीबी शॉ वाज अ फेबियन, ठीक है? ये एक तरह की सोसाइटी है, एक तरह के ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो कि सोशलिज्म अचीव करने की कोशिश करते थे, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी टू अचीव सोशलिज्म, इक्वालिटी, ठीक है, सोसाइटी में इक्वालिटी अचीव करने के लिए जो वर्क करती थी विदाउट रेवोल्यूशंस, ठीक है, विदाउट प्रोटेस्टिंग अबाउट एनीथिंग, विदाउट रेवोल्यूशंस, ठीक है, बिना कोई प्रोटेस्ट करे, दंगे फसाद करे, या बिना कोई धरने वगैरह दिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, सलमान रश्दीज Midnight's Children depicts British Raj's cruelties, India's transition from Raj to Republic, only the author's attempt to create a new English language, or none of the above. So the right answer is कि Midnight's Children में जो सिचुएशन डिपिक्ट करी गई है वो है इंडिया की फ्रीडम की, ठीक है, फ्रॉम राज टू रिपब्लिक, और उस दिन पैदा होने वाले कितने सारे बच्चों की जो कि कुछ पावर्स के साथ पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, in which novel of Raja Rao there is a reference to Shahid Bhagat Singh? The Serpent and the Rope, Kanthapura, The Cat and the Shakespeare, Comrade Kirillov? तो बच्चे शहीद भगत सिंह का रेफरेंस आता है कांथापुरा में, जहां पे मूर्थी जो कांथापुरा का मेजर कैरेक्टर है वो भी अपनी मदर को जो है शहीद भगत सिंह की तरह ही जवाब देता है that he will not be getting married because now only freedom, ठीक है, जो है वही इसकी जो है जो इसकी जो है वाइफ बनेगी, राइट? आजादी ही इसकी जो है वाइफ बनेगी, पत्नी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 138, द सर्पेंट in the title of Raja Rao's The Serpent and the Rope stands for illusion, reality, only a reptile, knowledge या knowledge? हाँ जी, तो राजा राव के इस नॉवेल के टाइटल में सरपेंट किस चीज को के लिए स्टैंड करता है? सो इट स्टैंड्स फॉर इल्यूजन, राइट? सरपेंट स्टैंड्स फॉर इल्यूजन, राइट? जो सरपेंट है वो डिपिक्ट करता है इल्यूजन को, राइट? सरपेंट डिपिक्ट करता है इल्यूजन को। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 139. Question number 139. And the question number 139 is Salman Rushdie's The Satanic Verses came out in. सलमान रश्दी का जो सैटेनिक वर्सेस है, जो बैन हुआ उनका नॉवल, जिसकी वजह से उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ, तो किस ईयर में पब्लिश हुआ था ये नॉवल? सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1981, 1983, 87 या 88? किस साल में पब्लिश हुआ इनका ये नॉवल द सैटेनिक वर्सेस? अगेन मैं रिपीट करूंगी, जिसके लिए सलमान रश्दी के खिलाफ
फतवा जारी हुआ, ठीक है, सलमान रश्दी को जिंदा या मुर्दा जो है पकड़ने की बात करी गई। तो ये नॉवल पब्लिश हुआ था बच्चे 1988 में, राइट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1988। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 140। Next we move on to question number 140, and the question number 140 is how else was Tagore known as besides his name रविंद्रनाथ? रविंद्रनाथ के अलावा जो है टैगोर को और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, गुरुजी, गुरुदेव, स्वामी या गुरु? तो वो जाने जाते थे गुरुदेव के नाम से। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी उनको जो है गुरुदेव का नाम दिया था, तो गुरुदेव के नाम से जो है जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्वेश्चन नंबर है, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड Tagore return the title of Sir bestowed upon him by the Raj? अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये एक टाइटल दिया गया सर का, तो वो उन्होंने कब रिटर्न करा, किस जो है सिचुएशन या किस जो है एक इंसिडेंट की वजह से उन्होंने जो है इसको रिटर्न कर दिया था इस सर के टाइटल को? सो चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से, ब्लैक होल इंसिडेंट की वजह से, डिवीजन ऑफ जो बंगाल की वजह से, राइट, या जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से। तो उन्होंने रिटर्न करा था बच्चे 1919 के जलियांवाला बाग के इंसिडेंट की वजह से उन्होंने ये अपना टाइटल सर का जो है रिटर्न कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 142। Where was R.K. नारायण born? R.K. नारायण का बर्थ कहाँ हुआ था? चेन्नई, बैंगलोर, मैसूर या लंदन में? साउथ इंडियन राइटर है, ठीक है, और जो है मालगुडी इनका जो है फेमस हम जानते हैं रहा है, इनका जो रीजन रहा है, ठीक है। तो ही वॉज बेसिकली बॉर्न इन चेन्नई, ठीक है, जिसको उस टाइम पे मद्रास कहा जाता था, ठीक है, लेकिन इनकी पढ़ाई वगैरह मैसूर में कंप्लीट हुई। तो अगर आप कभी मैसूर घूमने जाएं तो वहां पे आपको उनका घर भी मिलेगा मैसूर में, प्रॉपर जो एज अ म्यूजियम वहां पे जो है लोगों के लिए खुला रखा गया है विजिट करने के लिए। बट अदरवाइज ही वॉज बॉर्न इन मद्रास, चेन्नई को उस टाइम पे मद्रास बोला जाता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 143, इन which Indian classical work did R.K. Narayan render in a simple narrative manner for the common readers? किस क्लासिकल वर्क को R.K. नारायण जो है मतलब एग्जाम्पल देते हैं कॉमन रीडर्स के लिए, या उसको जो है एक तरह से उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है? भगवत पुराण, गीता, पंचतंत्र टेल्स या रामायण? तो बच्चे he renders in a simple narrative manner for the common readers to the work रामायण, राइट। रामायण पे वो डिपेंड करते हैं और रीडर्स को जो है रामायण पढ़ने की सलाह देते हैं, जो कि हमारे इंडियन जो स्क्रिप्चर्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्क्रिप्चर है, जिसकी सिंपल नैरेटिव को पढ़ने की जो है सजेशन देते हैं R.K. नारायण। क्वेश्चन नंबर 144। So the question is, which of the following is not a work by R.K. नारायण? इनमें से कौन सा वर्क R.K. नारायण का नहीं है? The Man Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, The Madras Square और Waiting for the Mahatma? तो जो वर्क इनमें से R.K. नारायण का नहीं है बच्चे, that is The Madras Square. Man Eater of Malgudi, Vendor of Sweets, Waiting for the Mahatma, they all belong to R.K. नारायण. How was Sarojini Naidu popularly known? बड़ा ही इजी सवाल है ये, ठीक है,
हमारे जीके के क्वेश्चंस में भी ये सवाल बड़ी बार हम लोगों ने छोटे होते टाइम से पढ़ा है। तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, और भारत कोकिला भी इनको कहा जाता था, राइट। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था और भारत कोकिला भी। क्वेश्चन नंबर 146, which of the following is the first published books by Sarojini Naidu? बुक ऑफ पोएम्स, फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स सरोजिनी नायडू की, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग और द स्केप्टर्ड फ्लूट. So the first published book of poems by Sarojini Naidu is the Golden Threshold, right? It is the Golden Threshold. Next we move on to question number 147. In Custody is a novel by Amitabh Ghosh, Salman Rushdie, जोसेफ कॉनरेड या अनीता देसाई. तो इस नॉवेल की राइटर हैं अनीता देसाई और अगेन इस पे भी मूवी बनाई, ठीक है. नॉवेल अबाउट पोएट जो जिसके बुरे दिन चल रहे थे, नूर शाहजहांबादी, और एक मूवी भी बनी इस पे, ठीक है. इस्माइल मर्चेंट ने जो मूवी बनाई इन कस्टडी के ऊपर. ओके. क्वेश्चन नंबर 148. Who is the protagonist of Anita Desai's Cry the Peacock? सावित्री, श्री, अहल्या या माया? तो क्राई द पिकॉक की प्रोटेगनिस्ट हैं माया, जो कि एक साइकिक कैरेक्टर दिखाया गया है, एंड द स्टोरी डिपिक्ट्स हाउ शी मर्डर्स हर ओन हस्बैंड, राइट. द सेलिब्रेटेड हिस्ट्री ऑफ द सिक्स बाय खुशवंत सिंह इज इन. हिस्ट्री ऑफ द सिक्स खुशवंत सिंह का लिखा हुआ वर्क जो है वो कितने वॉल्यूम्स में अवेलेबल है? 1 volume, 2 volumes, 3 volumes और 4 volumes. तो बच्चे, it is available in 2 volumes, right? It is available in 2 volumes. Okay. Question number 150, and that is the last question of this paper, and I will soon be discussing पेपर ऑफ 2016, ठीक है. 2016 का भी मास्टर केडर का एग्जाम पेपर मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही डिस्कस करूंगी, राइट. तो आज का हमारा लास्ट जो सवाल है, दैट विच इंग्लिश मैगजीन डिड खुशवंत सिंह एडिट? आउटलुक, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे या कारमा? तो द मैगजीन विच वाज एडिटेड बाय खुशवंत सिंह वाज द इलस्ट्रेटेड वीकली, राइट. सो before we end the session, please don't forget to like and subscribe and share our videos, right. Thank you so much, and don't forget to watch both these videos from the previous year question papers of Master Cadre, which are going to help you a lot, which are going to give you an idea कि आपका एग्जाम किस लेवल का आने वाला है, ठीक है. उस मुताबिक आप अपनी तैयारी जो है थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच, एंड you'll soon get the video of paper of 2016. Have a good day, everyone.